अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर मज़ीद स्टूडेंट्स आ जाएं तो उसके बाद फिर हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके श्योर, थैंक यू। और ये क्लास अब इसी टाइम पे हुआ करेगी आई थिंक। जी सर, इसी टाइम हुआ करेगी। ठीक है। मेरा एक सवाल है कि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे आई कोड गुरु के हैं ये स्टूडेंट्स, तो इस वक्त तो हमारी यूनिवर्सिटी क्लासेस होती हैं मोस्टली, हम्म। तो ये शफल भी हो गया टाइम। अ, रमज़ान से पहले हमारी जो क्लास है वो 9 बजे ही हुआ करती थी। ओके। तो रमज़ान का करके हमने फिर टाइम चेंज किया था। जी तो उससे जी। पहले हमारी क्लास 9 बजे हुआ करती थी, तो स्टूडेंट्स तब भी आते थे। ओके ओके, एक्चुअली मेरा सेकंड वीक है, मैंने रमजान में क्लासेस ली थी और अब सो दैट्स व्हाई इट्स फाइन। ओके, नो इशू। थैंक यू। अच्छा, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो कि स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो आज हमने एक नया डेटा स्ट्रक्चर देखना था। पिछले हम तकरीबन 5 वीक्स से हम हमारा ये सेशन चल रहा है, उसमें हमने हर एक के क्वेश्चन किए थे, स्टैक्स देखा था हमने, और उसमें स्लाइडिंग विंडोज के क्वेश्चन देखे थे। तो हम अभी लीनियर जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हम उसी को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो उनमें से एक जो है वो क्यू है। क्यू भी हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। तो आज हम देख लेते हैं कि क्यू का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्यू सब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और हम उसे किस तरह यूज़ करते हैं और वो किस तरह वर्क करता है। सो मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी स्क्रीन शेयर है सबको? जी सर। राइट, सो किसी को अगर आइडिया हो क्यू क्या होता है? एनीवन? सर मेरा तो डे वन है तो मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं। राइट, सो अच्छा, फिर क्यू हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और क्यू को हम यूज़ क्यों करते हैं हम वो देख लेते हैं। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्यू हमारे पास होता क्या है। अच्छा, क्यों हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है सिमिलर जैसे स्टैक का हमारे पास होता है। तो लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ एक है क्यू और स्टैक के अंदर, कि जो हमारे पास स्टैक है, जो हमने पीछे तकरीबन 1 या 2 वीक तक हमने पढ़ा है स्टैक को। तो हमारे पास अगर जो स्टैक है ना, इस तरह लेट्स सपोज, तो स्टैक का हमारे पास ये होता है कि हम उसका एक एंड ही यूज़ करते हैं। मतलब हम उसको पुश भी यही इसी करते एंड पर करते हैं और पॉप भी हम एंड पर ही करते हैं। हमारे पास अगर कोई भी वैल्यूज आती हैं तो हम उसको ही ऐसे ही करते हैं। तो उसका जो है हमारे पास स्टैक का जो एल्गोरिथम होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसका जो हमारे पास होता है वो इस तरह होता है कि हमारे पास सबसे पहले हमने एक वैल्यू रखी, लेट्स सपोज के यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 2, हमने स्टैक के अंदर रख दी। देन उसके पास बाद हमारे पास वैल्यू आ गई, लेट्स सपोज 5 आ गई, देन 7 आ गई, 6 आ गई, 4 आ गई।
अच्छा, अब ये हम स्टैक को देख रहे हैं। तो इसमें अब स्टैक में हमारे पास ये होता है कि हम सिर्फ हमारी जो लास्ट की वैल्यू है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है, या जो टॉप की वैल्यू, हम सिर्फ उसको ही पॉप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सबसे आखिर में वैल्यू है, ये सबसे पहले वो जाएगी। तो फोर हमने सबसे एंड पर हमने इसको अपेंड किया, तो सबसे पहले फिर फोर जाएगा, क्योंकि फोर हमारे पास यहाँ पर टॉप के ऊपर पड़ा है। तो इसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास जो सिक्स है वो सिक्स आएगा, क्योंकि इस फोर के बाद हमारे पास सिक्स टॉप पर पड़ा है। देन सेवन, देन फाइव, देन टू है। तो इस तरह हम स्टैक को उसका एक एंड ही यूज़ करते हैं कि अगर हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है तो वो भी यहीं से ही होती हैं, और उसको अगर पॉप करना है तो वो भी उसकी जो टॉप की वैल्यू वहीं से ही होती है। अच्छा, लेकिन जो क्यू है, क्यू इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यू डिफरेंट इस तरह के वो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी। अब इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज कि मेरे पास एक, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अरे ऐसा क्यू। अब मैंने अपनी वैल्यूज को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज टू को ऐड करता हूँ, देन मैं थ्री को ऐड करता हूँ, फाइव आ गया, सेवन, जो भी वैल्यू उसको आ गया। अब क्यू जो है वो वैल्यूज को गेट कैसे करती है? मैं अपनी जो भी कोई वैल्यू है मैं उसको ऐड तो यहाँ से करूँगा, इस साइड से। लेकिन जब भी मैं अपनी वैल्यू को गेट करूँगा या मैं अपनी वैल्यूज को पॉप करूँगा, तो मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही करूँगा, मैं एंड से नहीं करूँगा। तो क्यू में हम दोनों एंड्स को यूज करते हैं। एक एंड को हम वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, दिस वन। और एक एंड को हम यूज करते हैं वैल्यूज को पॉप करने के लिए, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसी तरह जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करती है, यानी कि जो सबसे पहले जो सी वैल्यू आई है सबसे पहले वही वैल्यू पॉप होगी। तो ये डिफरेंस है हमारा क्यू का और स्टैक के अंदर, कि स्टैक के अंदर हम सिर्फ एक एंड को यूज करते हैं, कि एक एंड से ही वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और उसी एंड से ही हम वैल्यूज को पॉप करेंगे, जो कि उसकी टॉप की वैल्यू होती है। लेकिन क्यू में थोड़ा डिफरेंस ये है कि हम एक एंड से वैल्यूज को ऐड करते हैं, लेकिन जो पॉप है वो हम हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू से करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैक एंड द क्यू। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? यस सर। राइट। सो अब स्टैक के अंदर इसमें क्यू के अंदर कुछ नेम्स हैं कि अच्छा एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं, तो जब हम एक न्यू एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेयर एंड। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक स्टैक है। अब जिस एंड पर मैं अपनी वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पर टू को मैंने ऐड किया, तो टू जो है वो मेरा रेयर एंड है। देन मैंने थ्री को ऐड किया, तो अब जब मैंने थ्री को ऐड किया तो थ्री भी मेरा रेयर एंड है। यानी जिस पोजीशन पर, जिस पॉइंट पर जब जाकर मैं अपनी वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ ना, वो मेरा रेयर एंड है। और फ्रंट में, और दूसरा जो है वो मेरे पास होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो है जो कि मुझे डिनोट करता है कि अच्छा मेरी जो वैल्यू है वो कौन सी है जिसको मैंने डिलीट करना है, या वो वैल्यू जो मेरी टॉप के ऊपर पड़ी है, मैंने जिसको रिमूव करना है, हम उस एंड को कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्यू में दो पॉइंट्स होते हैं, एक रेयर एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। रेयर एंड वो होता है कि जिस पोजीशन पर जाकर हमने अपनी वैल्यूज को ऐड करना होता है, और फ्रंट एंड वो होता है कि जो हमारी टॉप की वैल्यू होती है, या जो हमारी पहली फर्स्ट वैल्यू होती है उसको होता है कि जिसको हमने डिलीट करना है। अब लेट्स सपोज कि मेरा जो फ्रंट एंड है वो मेरा यहाँ पर टू पर है, और जो मेरा रेयर एंड है वो यहाँ पर थ्री पर है, क्योंकि मैंने थ्री को ऐड किया। अब उसके बाद मेरे पास आगे स्टैक, इसमें मेरे पास स्पेस है या फिर एम्प्टी है। तो मैंने अगर अपनी न्यू वैल्यूज को ऐड करना है, तो मेरा जो रेयर एंड होगा वो ये होगा कि अच्छा अब अगली जो पोजीशन है जिस पर मैंने अपने वैल्यू को ऐड करना है, तो यहाँ पर अगर मैं फाइव को ऐड करता हूँ तो मैं फाइव को रख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास दो पॉइंट्स को आप कंसीडर कर लें कि दो पॉइंट्स होते हैं या दो पॉइंटर होते हैं। एक वो होता है कि जिस पर मैंने अपनी वैल्यूज को ऐड करना है, एक वो होता है कि जहाँ पर मेरा फ्रंट एंड पर है, यानी जो मेरी टॉप की वैल्यू वो पड़ रही है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि अच्छा मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रिंसिपल है वो इस तरह वर्क करेगा। अच्छा, देन उसके बाद थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, अब क्यू की कुछ टाइप्स होती हैं कि क्यू को हम
किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो क्यू की जो बेसिकली जो सिंपली टाइप्स हैं वो फोर टाइप्स हैं। एक तो है सिंपल क्यू है हमारे पास, एक हमारे पास सर्कुलर आ जाती है, एक हमारे पास पीरियोडिटी आ जाती है, और एक जो है वो हमारे पास डी क्यू आ जाती है, जिसे डबल एंडेड क्यू भी कहते हैं। अच्छा, अब होती क्या है, हम इसको देख लेते हैं कि अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लीन कर। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल हमारे पास क्या होती है। अच्छा, सिंपल क्यू हमारे पास जो है वो सबसे सिंपलेस्ट क्यू होती है, जिसमें हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सिंपली यही करते हैं कि इंसर्शन करते हैं और हम जो है वो डिलीशन करते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक सिंपली एक रे गिवन है, उसमें एक फ्रंट है, हमारा पॉइंट जो हमारे है स्टार्टिंग वैल्यू को डिनोट कर रहा है, और एक रेयर है जो कि हमारे एंडिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है। यानी कि जो हमने वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं जिस पोजीशन पर उसको डिनोट कर रहा है। अब यहाँ से तो हम इंसर्शन कर रहे हैं और यहाँ से हम डिलीशन कर रहे हैं, क्योंकि क्यू में हम जो फर्स्ट वैल्यू है सिर्फ उसको ही डिलीट करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के को फॉलो करते हुए। तो इसकी वजह से ये जो हमारे पास क्यू होती है कि सिंपली हम एक एंड पर उसको वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू से हम सिंपली उसको डिलीशन कर रहे हैं। तो हम सिंपल उसका जो क्यू का एल्गोरिदम है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट क्यू में से आता है। तो दिस इज आवर सिंपल क्यू, कि हम सिर्फ डिलीशन कर रहे हैं और इंसर्शन कर रहे हैं एक सिंगल लीनियर अरे के ऊपर। तो दिस इज आवर सिंपल क्यू। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज पूछ ले। सर ये बिगनर्स वालों का डीएसए कोर्स स्टार्ट होगा या, क्योंकि हम लेट से ज्वाइन किए। जी सर, स्टार्ट होंगे DS6 सेशन। अभी क्यू में है सेशन, से आपको अनाउंस हो जाएगा सिलेक्ट पर। ओके सर। अच्छा, सिंपल के बाद हमारे पास आ गई सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू हमारे पास क्या होती है, जो नेम से जाहिर है कि वो हमें एक सर्कल बना कर दे रही है। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक क्यू है कि लेट्स सपोज, अच्छा यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। सर ये मेरे पास एक आ गई और इसके अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर है। लेट्स सपोज जो मर्जी आप वैल्यू यहाँ पर रख लें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। क्या सर्कुलर को किसी का माइंड में अगर आ रहा हो कि सर्कुलर से सर्कुलर क्यू कैसी हो सकती है? एनीवन कोई गैस करना चाहे? सर हो सकता है 2 से 9 तक और 9 से फिर से 2। हाँ एग्जैक्टली, हमारे पास सर्कुलर का नाम तो रखे तो हमारे पास सर्कुलर में आता है कि ऐसे सर्कल में कोई चीज़ घूम रही हो। तो सर्कुलर क्यू में हमारे पास ये होता है कि हमारी जो लास्ट नोड है ना, या हमारा जो लास्ट वैल्यू 9 है, वो हमारा फर्स्ट के साथ कनेक्ट होता है ताकि वो एक सर्कल बना दे। हमारे पास जो सिंपल होती है वो सिर्फ एक सिंपल लीनियर में होती है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है। सर्कुलर सर्कुलर में हमारे पास ये होती है कि वो एक सर्कल बनाती है कि हमारा जो लास्ट वैल्यू है वो हमारा कनेक्ट होता है पहली के साथ, ताकि वो एक सर्कल में आ जाए। अब जब लास्ट पर जाएंगे 9 पर, तो 9 के बाद हमारे पास अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ये स्टार्टिंग, तो ये सर्कल में से आकर घूमकर दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाती है। तो ये एक सर्कल बनता रहता है, एक सर्कल में ही रहती है, एक सर्कल चलता रहता है। तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये सर्कुलर क्यू है। इसमें तो देखना, तो ऑल नोड्स आर ट्रीटेड एज सर्कुलर, लास्ट नोड इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट नोड। तो वही है कि हमारे पास जो लास्ट नोड होती है वो स्टार्टिंग नोड के साथ आकर कनेक्ट होती है ताकि वो एक सर्कुलर बन सके, एक सर्कल बना सके। तो इसकी वजह से हम इसको सर्कुलर क्यू कहते हैं। परफॉर्मेंस में जो ऑपरेशंस होते हैं वो वैसे ही होते हैं कि जैसे हमारी सिंपल क्यू के अंदर होते हैं, कि हम वहाँ पर डेटा को इंसर्शन भी करते हैं डाटा की एट द एंड ऑफ द क्यू, एंड डिलीशन भी करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। उसी तरह के जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक अरे है, हम स्टार्टिंग से उसको डिलीट भी करते हैं वैल्यूज़ को, और एंड पर हम उसको इंसर्शन भी करते हैं। और जो भी हमारी एंड पर वैल्यू आएगी वो हमेशा हमारी स्टार्टिंग वैल्यू के साथ कनेक्ट रहेगी ताकि वो सर्कुलर क्यू बनी रहे।
तो दिस इज द सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ सर्कुलर क्यू। तो सिंपल और सर्कुलर क्यू सबको क्लियर है? यस सर। किसी को अगर समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ ले। सर इसमें ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे हम, डिलीशन और इंसर्शन? हाँ, ऑपरेशन हम जैसे हम सिंपली में करते हैं ना वैसे ही करेंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास, अच्छा, यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, और जो मेरे पास लास्ट है वो मेरे साथ इसके साथ कनेक्ट है, उसको सर्कुलर बनाने के लिए। अच्छा, अब मैंने इंसर्शन करनी, तो इंसर्शन मेरी इस एंड पर ही होगी। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर 2 पड़ा था, 7 था, 5 था। तो यहाँ तक तो मेरे पास जो मेरे टॉप की वैल्यू 5 है, तो जो मेरा 5 है वो लेट्स सपोज के यहाँ तक कनेक्ट है मेरी स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। अब यहाँ पर मेरे पास एक नई वैल्यू आ गई, तो मैंने इंसर्ट किया, तो मेरे पास लेट्स सपोज नई वैल्यू आ गई 6। तो अब मेरी जो 6 है वो मेरी जो है वो वैल्यू है जो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो जो भी नई वैल्यू हमारे पास इंसर्ट होती जाएगी वो हम कंसीडर करेंगे कि अच्छा, अब जो टॉप की वैल्यू पड़ी है, जो नई वैल्यू आई है, वो मेरे स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट है। और इसी तरह जब हम डिलीशन करेंगे, तो जब डिलीशन करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट, ये वैल्यू निकलेगी। उसके बाद मेरे पास अब कौन सी वैल्यू पड़ी है, जो मेरे स्टार्टिंग पर पड़ी है वो 7 है। तो अब मेरा जो 6 है वो मेरे इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू इसके साथ कनेक्ट होगा, 7 के साथ। तो मेरा इंसर्शन और डिलीशन जो है वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। सिर्फ उसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई कि अच्छा, अब पहले 5 थी तो 5 हमारे पास कनेक्ट था 2 के साथ। अब एक नई वैल्यू आ गई, तो जो मेरे पास नई वैल्यू आई है वो मेरी कनेक्ट होगी मेरी स्टार्टिंग वैल्यू के साथ। और इसी तरह अगर मेरी स्टार्टिंग वैल्यू अगर निकल जाती है, तो उसके बाद मेरे पास कौन सी नई स्टार्टिंग वैल्यू आती है वो उसके साथ कनेक्ट होगी, उसको डिनोट कर रही होगी। तो इस तरह हमारे पास सर्कुलर जो है वो बनता रहेगा। वैल्यूज हमारे पास ऐड भी होती रहेंगी और डिलीट भी होती रहेंगी, लेकिन जो ऑपरेशन है वो वैसे ही चलते रहेंगे, इंसर्शन और डिलीशन का। क्लियर है सर आपको? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो उसकी टाइप है वो आती है प्रियोरिटी क्यू। अच्छा, प्रियोरिटी क्यू, आपको नाम सुनकर क्या लगता है कि प्रियोरिटी क्यू का मतलब क्या करते होंगे इसमें हम? इसमें सर चूज करते करते होंगे जो पर्टिकुलर होगा कोई। हाँ, इसमें हमारे पास अगर देखें ना तो हम, अच्छा, प्रियोरिटी क्यू में हम वैल्यूज को इंसर्ट वैसे ही करते हैं जैसे कि हम हमारी जो सिंपल है उसमें करते हैं कि हमारे पास जो एक अरे है सिंपली, उसके अंदर हम वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको वैसे ही नॉर्मली इंसर्ट करते हैं जैसे कि हम अपनी सिंपल क्यू के अंदर करते हैं। दैट्स। लेकिन जब हम वैल्यू को डिलीट करते हैं, तो डिलीट हम किस बेस पर करते हैं, हम उसकी प्रियोरिटी पर करते हैं। अब प्रियोरिटी का क्या मतलब है, हम उसकी वैल्यू की बेस पर करते हैं कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी हम पहले उसको डिलीट करेंगे। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर पड़ा है 2 पड़ा है, 7 पड़ा है, 9 पड़ा है, और यहाँ पर मेरे पास अगर लेट्स सपोज 11 पड़ा है। तो मैंने अगर वैल्यू को डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं किस वैल्यू को डिलीट करना चाहूँगा, या मुझे किसको करना चाहिए पीरियोडिटी क्यू को देखते हुए? एनीवन? सर 11 डिलीट होगा ना, आपने बताया था सबसे बड़ा। हाँ, तो पीरियोडिक क्यू में हम वैल्यूज को देखते हैं कि अच्छा सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर हम उसको डिलीट करते हैं। उसकी वैल्यू उसको बताती है कि अच्छा इसकी पीरियोडिटी है क्या, वो उसकी वैल्यू बताती है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं देखूँ तो 11 है, तो मैं सबसे पहले फिर 11 को ही रिमूव करूँगा। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 9 है, तो मैं फिर 9 को रिमूव करूंगा। ये वैल्यूज जो है चेंज भी हो सकती है, 11 यहाँ पर हो सकता है, 9 यहाँ पर हो सकता है, 7 यहाँ पर आ सकता है। तो मैं डिलीट किसकी बेस पर करूंगा, मैं उसकी प्रियोरिटी की बेस पर करूंगा कि अच्छा उस वैल्यू की कितनी प्रियोरिटी कितनी है उसकी वैल्यू की। तो इस तरह हम अपने प्रियोरिटी के ऊपर के देखते हैं कि हम वैल्यूज को तो हम सिंपली वैसे ही
ऐड करते हैं जैसे ना वो आती रहती है नॉर्मली, हम उसको एंड के ऊपर इंसर्शन करते रहेंगे। डिलीशन के टाइम हम उसको देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, जो कि उसकी पीरियोडिटी को डिनोट करती होती है। तो पीरियोडिटी को में हम इस तरह वैल्यूज को डिलीट करते हैं। इंसर्शन हम नॉर्मली करते हैं, डिलीशन हम उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर करते हैं। ये सबको क्लियर है? सर लास्ट की वैल्यूज हमेशा ज्यादा होंगी, कम भी तो हो सकती है। हाँ, वैल्यूज शफल भी हो सकती हैं। मीन्स के हमारे पास इस तरह आ सकती हैं कि यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 9 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, और यहाँ पर लेट्स सपोज 7 आ गया। तो अब हमने डिलीशन करनी है जब, तो हम अपनी वैल्यूज को देखेंगे कि अच्छा इनमें से सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किस वैल्यू की है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो 11 की है, तो सबसे पहले फिर 11 जाएगा, 11 पॉप होगा हमारे पास। देन उसके बाद देखेंगे 9 है तो फिर 9 को करेंगे। देन 7 है तो फिर 7 को करेंगे। देन हमारे पास लास्ट में 2 है तो फिर 2 को करेंगे। तो हम उसकी वैल्यू की बेस पर उसको प्रियोरिटी देंगे कि अच्छा वैल्यू है इसकी जो 11 है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो हम इसको पहले प्रोटोकॉल देंगे कि अच्छा पहले इस वैल्यू को पॉप करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। क्लियर है ओके सबको? सर। यस सर। क्या उसके तो बाद ये हमारे प्योरिटी पास। किस बेस पे, एक्सक्यूज मी, जी सर। ये प्योरिटी किस बेस पे देंगे, मतलब हमेशा लेटर एलिमेंट होना चाहिए? प्रियोरिटी हम बेस पर देते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसको वैल्यूज की बेस पर दे रहे हैं कि वैल्यू हाई होगी तब प्रियोरिटी देंगे, वैल्यू कम होगी तब प्रियोरिटी देंगे। ये हम पर डिपेंड करता है। तो अगर हमने प्रियोरिटी देनी है कि वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी पहले उसको पॉप करना है, उसको डिलीट करना है, तो पहले हम उसको डिलीट करेंगे। अगर हमने करना है कि नहीं, प्रियोरिटी जो है वो सबसे कम वैल्यू वाली को देनी है सबसे पहले, तो फिर हम सबसे कम वैल्यू वाली जो वैल्यूज हैं उनको पहले पॉप करेंगे। तो ये हम पर डिपेंड करता है। ओके सर। अच्छा, लास्ट वन जो हमारे पास आ गई वो आ गई है डी क्यू। डी क्यू यानी डबल एंडेड क्यू। अब डबल एंडेड क्यू में हमारे पास ये होता है कि हम इंसर्शन और डिलीशन जो है वो दोनों एंड से करते हैं, फ्रंट एंड से भी करते हैं और रेयर एंड से भी करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट है ये हम यूज़ करते थे डिलीशन के लिए। लेकिन जब हमारे पास डबल एंडेड क्यू आ जाती है तो हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू हमें दोनों तरफ से अलाउ करती है कि हम दोनों तरफ से, दोनों एंड की तरफ से इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डबल एंडेड क्यू में आ जाती है, जिसको हम नॉर्मली डी क्यू कहते हैं। ये सबको सर क्लियर है? इसमें सर इसमें वैल्यूज पेयर्स में होती हैं? नहीं, पेयर्स में नहीं होती है हमारे पास, सिंपल वैसी वैल्यू सिंपल में होती है। पेयर्स में हमारे पास हो जाती हैं। लेट्स सपोज के अगर डी क्यू हमारे पास आ जाती है तो उसके अंदर लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पर एक अरे है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यूज हैं, और यहाँ पर मेरे पास इंडेक्सेस पड़े हैं। तो मुझे अपनी वैल्यू और इंडेक्सेस दोनों ही चाहिए इनको पेयर करने के लिए। तो फिर मैं नॉर्मली हम डी क्यू को ही यूज़ करते हैं, ताकि ज़ीरो भी हमारे पास आ जाए, उसकी इंडेक्स भी आ जाए और उसकी वैल्यू भी आ जाए। तो हमारे पास उस फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो इस तरह पेयर में आ जाती हैं, कि जिसमें हमारे पास डबल वैल्यूज आती हैं। हमने उसके इंडेक्स भी देखने हो और उसकी वैल्यू को भी देखना हो, तो उस फॉर्म में हमारे पास जो है वैल्यूज वो इस तरह पेयर में आ जाती हैं। तो वहाँ पर हम नॉर्मली डी क्यू को ही यूज़ करते हैं, डबल एंडेड क्यू को ही। अच्छा, ये तो थे हमारे पास इसके जो है क्यू के 4 टाइप्स। तो टाइप्स के अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर किसी को नहीं समझ आई तो हम देख लेते हैं दोबारा। सर ये हाँ जी बताइए। इंसर्शन और डिलीशन किस तरह होगा, थोड़ा सा ये बता दीजिए। अ, इसमें डी क्यू के अंदर पूछ रहे हैं आप? यस सर इसी में। हाँ, तो डी क्यू में हमारे पास सिंपली वैसे ही होगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कि हमारे पास एक अरे है, तो उसके अंदर हम
इस तरह करते थे कि हमारा जो यहाँ पर हम इंसर्ट वैल्यू करते रहते थे, और जब हम डिलीशन करते थे तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से करते थे, और हम जो इंसर्शन करते थे वो हम अपने दूसरे एंड पर करते थे। लेकिन जब डी क्यू आ जाती है तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाता है कि हमें उसको स्टार्टिंग पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, एंड पर भी कर सकते हैं, डिलीट वैल्यू स्टार्टिंग पे भी कर सकते हैं और एंड पर से भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई नई वैल्यू आ जाती है। लेट्स सपोज मेरे पास आ जाता है 9, तो मैंने 9 को एंड ऐड करना है इस बेस के ऊपर के जो मेरे पास 9 है वो मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू है और वो मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग पर पड़ी हो। तो डी क्यू मुझे ये अलाउ करती है कि मैं क्यू को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू को स्टार्ट पर ऐड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली इसकी पोजीशन दे दूंगा क्यू के अंदर कि अच्छा इसको हम नॉर्मली पोजीशन कैसे देते हैं कि हम उसको इंडेक्स दे देते हैं कि अच्छा इस इंडेक्स के ऊपर जाकर इसको स्टोर कर दो। तो ये क्योंकि हमारे पास जीरो इंडेक्स है तो हम उसको देंगे कि अच्छा इस वैल्यू को जीरो इंडेक्स पर जाकर सेव कर दे। तो ये जीरो इंडेक्स के ऊपर आकर हमारी जो 9 वैल्यू है उसको स्टोर कर देगा। तो इस तरह हमें स्टार्टिंग पर फ्रंट पर भी हम इंसर्शन कर सकते हैं और इसी तरह डिलीशन भी कर सकते हैं। अगर मैंने एंड पर डिलीशन करनी हो तो मैं सिंपली क्या यूज़ करूँगा कि मैं स्टैक की टॉप की वैल्यू को मैं डिलीट करना चाहता हूँ या क्यू की, तो मैं सिंपली हम इसको यूज़ करते हैं -1 का। -1 अगर हम यूज़ करते हैं ये अरे के ऊपर तो वो हमें हमेशा हमारी टॉप की वैल्यू को देता है। तो मैं सिंपली इसको -1 देकर वैल्यू को पॉप करा सकता हूँ। तो इस तरह हमारे पास इंसर्शन भी और डिलीशन भी हमारे पास दोनों एंड से हो जाती है अगर हम डी क्यू को यूज़ करें। डी क्यू हमें सिर्फ अलाउ करती है कि हम क्यू को दोनों साइड से यूज़ करें इंसर्शन और डिलीशन करने के लिए। अदरवाइज क्यू का जो प्रिंसिपल है वो यही होता है कि हम सिर्फ स्टार्टिंग को डिलीट कर सकते हैं और हमारे पास जो हमने इंसर्शन करनी है वो हमारे एंड पॉइंट पर होती है जो सिंपल क्यू होती है। लेकिन डी क्यू हमें दोनों एंड दे देती है कि हमने इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। तो क्लियर है सबको? यस सर। किसी और का कोई क्वेश्चन होगा? नो सर, नो क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ गया इन क्यू। इन क्यू आप यही समझे कि किसी भी अगर वैल्यू को हम ऐड करते हैं ना क्यू के अंदर, तो इसको हम इन क्यू कहते हैं कि हम क्यू के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। कोई भी वैल्यू है हम उसको अपनी क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं, उसको उस ऑपरेशन को हम कहते हैं इन क्यू, कि हम अपनी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन आ जाता है डी क्यू का। डी क्यू ऑपरेशन किससे कहते हैं कि जिसमें हम अपनी वैल्यू को क्यू में से रिमूव करते हैं यानी डिलीट करते हैं। तो उस ऑपरेशन को हम डी क्यू कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले जो एम्प्टी थी, तो यहाँ पर मैंने सपोज 2 को ऐड किया, तो ये मैंने अपना इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि मैंने अपनी 2 की वैल्यू को ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने डी क्यू करना है तो डी क्यू का मतलब ये है कि मैंने अपनी वैल्यू को रिमूव करना है। तो अगर मैंने यहाँ से 2 को रिमूव किया है, 2 को पॉप कर दिया है, तो ये मैंने डी क्यू ऑपरेशन किया है अकॉर्डिंग टू द क्यू। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ गया पीक। पीक क्या करता है कि मुझे एलिमेंट गेट करके देता है फ्रंट से, वही के हम एलिमेंट्स को यहाँ पे रिमूव करते हैं, जो फ्रंट से वैल्यू को रिमूव करते हैं। लेकिन पीक क्या करेगा कि हमारे पास जो फ्रंट पे वैल्यू को गिवन तो करेगा लेकिन उसको रिमूव नहीं करेगा। जब हम डी क्यू करते हैं तो डी क्यू ये होता है कि हम उसको वैल्यू को पॉप करते हैं। तो जब हम वैल्यू को पॉप करते हैं तो वो वैल्यू निकल जाती है हमारे पास हमारी क्यू में से। पीक ऑपरेशन ये नहीं करता, वो हमें वैल्यू को पिक करके तो देगा लेकिन वैल्यू को क्यू में से रिमूव नहीं करेगा। वो वैल्यू को क्यू में पड़ा ही रहने देगा। यानी कि लेट्स सपोज अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखें तो मेरे पास अगर यहाँ पर 2 पर है स्टार्टिंग पर, तो मैंने अगर 2 को गेट करना है तो मैं सिंपली इसको दे दूंगा कि अच्छा क्यू के अंदर क्यू डॉट मेरे पास जो जीरो इंडेक्स पे पड़ी ना वैल्यू उसको मुझे गेट करके दे दो।
ये क्यू इसका नेम है, जो भी है आप रख सकते हैं। तो इस तरह वो मुझे वैल्यू गेट करके दे देगा, लेकिन वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा। टू मेरे पास वैसे ही पड़ा रहेगा मेरी क्यू के अंदर। डी क्यू में हम यूज़ करते हैं पॉप को। तो मैं इसको दूंगा कि अच्छा अगर डी क्यू करना है तो मैं कहूँगा इसको पॉप लेफ्ट कर दो। तो वो जब हम पॉप लेफ्ट करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास जो पहली फर्स्ट वैल्यू उसको वो पॉप कर देता है। तो डी क्यू में ये होता है कि जब हम पॉप करेंगे तो ये भी हमारी वैल्यू है वो हमारी क्यू में से निकल जाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डी क्यू एंड पीक, कि डी क्यू में हम वैल्यू को पॉप कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। और पीक में हम उसको रिमूव नहीं करते, वैल्यू को हमारे पास उसके अंदर ही पड़ी रहती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं। ये क्लियर है सबको, पीक कैसे वर्क करता है? सर पीक जो है वो हमेशा फ्रंट वैल्यूज होती हैं। हाँ, जब हम क्यू के ऊपर वर्क करते हैं तो हमने जो वैल्यू को रिमूव करना होता है वो फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करना होता है, क्योंकि क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो जब क्यू के अंदर हम जब भी वैल्यूज को रिमूव करते हैं तो हम स्टार्टिंग से करते हैं फ्रंट वैल्यू से ही। तो इसकी वजह से जो हमारे पास टी क्यू है या पीक है वो ऑटोमेटिकली हमारी फ्रंट वैल्यू के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो जो डी क्यू है वो भी हमारे फ्रंट को ही पॉप करता है, और जो पीक है वो भी हमारी फ्रंट को ही पिक करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इज फुल, कि हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्यू जो है वो फुल है कि नहीं है। और उसी तरह हमारे पास सेकंड जो है वो है इज एम्प्टी, कि क्यू हमारे पास एम्प्टी है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्यू एम्प्टी है और मैंने अगर किसी वैल्यू को गेट करना है, तो मेरे पास तो क्यू के अंदर की वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको गेट कैसे करूँगा? तो मैं वहाँ पर एरर दे दूंगा कि अच्छा मेरे पास जो क्यू है वो एम्प्टी है, तो हम वैल्यू को गेट कर ही नहीं सकते। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशन है सिर्फ क्यू के, कि हम वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं, वैल्यू को पॉप कैसे करते हैं, उसको ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इन क्यू कहते हैं, डी क्यू कहते हैं हम उन्हें। और पीक हम कहते हैं कि वैल्यू को गेट करना है उसको रिमूव किए बगैर। और बाकी हम उसको चेक करना है कि हमारे पास क्यू जो है वो फुल होगी या एम्प्टी है। तो ये बेसिक से ऑपरेशन है 5, जो कि मोस्टली यूज होते हैं। क्यू में हमने वैल्यूज को ऐड करना होता है, वैल्यूज को पुश एंड पॉप करना होता है, उसकी चेक करना होता है टॉप की वैल्यू कौन सी है उसको गेट करना है। स्टैक के अंदर हमारे पास स्पेस है नहीं है, उसमें क्यू के अंदर स्पेस है नहीं है। तो ये हम बार बार इन ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं हमारे हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये बेसिक फाइव फाइव ऑपरेशंस है जो हमारे मोस्टली यूज़ होते हैं। ये ऑपरेशन तो सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद दिस वन, अच्छा इसको देख लेते हैं। ये बेसिक इन्होंने बताया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है, वैल्यूज कैसे ऐड हो रही हैं, और वैल्यूज जो है वो पॉप कैसे हो रही है। अच्छा, इनक्यू में सबसे पहले हम इनक्यू ऑपरेशन है कि हम वैल्यू को ऐड करें। तो सबसे पहले वो चेक करा है कि हमारे पास क्यू में स्पेस है कि नहीं है, जो फर्स्ट स्टेप है। देखो, अगर तो हमारे पास स्टैक हमारी फुल होगी है, और उसके बाद हमारे पास अगर स्पेस नहीं है हमारी इसमें, सॉरी क्यू फुल हो गई है और क्यू के अंदर हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास स्पेस भी है कि नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो हमारे पास हमारा जो रेयर है वो यहाँ पर है। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक स्पेस है जहाँ पर हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्पेस है। अच्छा, उसके बाद वो चेक करेगा कि अच्छा अगर तो स्पेस नहीं है तो वो फिर एरर दे देगा ओवरफ्लो का। अगर तो स्पेस है तो हम अपने इस पॉइंटर को उठाकर एक स्टेप आगे ले आएंगे यहाँ पर, कि जिस पोजीशन पर हमने अपनी वैल्यू को ऐड करना है, जो पोजीशन हमारी एम्प्टी है। अच्छा, वहाँ ले आएंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर आकर हम अपनी वैल्यू को ऐड कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर उसने पहले चेक किया कि हमारे पास अगली जो स्पेस है वो एम्प्टी है। तो यस, हमारे पास जो स्पेस है वो एम्प्टी थी यहाँ पर। तो उसने यहाँ एक स्टेप आगे आया एम्प्टी स्पेस के ऊपर, वहां पर आकर उसने अपनी इस वैल्यू को, जो भी है डी वैल्यू है, उसको उसने ऐड कर दिया है। इस सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो एक स्टेप आगे आया एम्प्टी स्पेस के ऊपर, वहां पर आकर उसने अपने डी को इंसर्ट कर दिया।
तो ये हमारे पास एक इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, यानी कि वैल्यू को ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अच्छा, उसके बाद अब वैल्यू को डिलीट करना है, तो वो भी देख लेते हैं डी क्यू का। अच्छा, डी क्यू का भी उसने ऐसा ही है कि अगर तो हमने वैल्यू को डिलीट करना है तो पहले चेक करेंगे कि अच्छा हमारे पास जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं पड़ी, क्योंकि अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है तो फिर हम डिलीट किससे करेंगे, हमारे पास क्यू की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर तो वो एम्प्टी नहीं है तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर एम्प्टी है तो हम दे दें उसको, एरर दे देंगे कि ये अंडरफ्लो है, यानी हमारे पास जो एम क्यू है वो एम्प्टी है। तो कोई वैल्यू है, जो वैल्यू कोई भी है वो पॉप नहीं हो सकती। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि वैल्यू को जब हमने पॉप करना है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पड़ी थी फ्रंट के ऊपर ए सबसे पहले। अच्छा, अब हमने इस वैल्यू को पॉप करना है तो हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू तो पॉप हो जाएगी, इसको निकाल देंगे और हम इसको जो पॉइंटर है उसको उठाकर इस वैल्यू पर लेंगे कि अच्छा अब हमारे पास जो फ्रंट की वैल्यू पड़ी है वो ये है बी, क्योंकि ए हमारे पास निकल गया है। उसके बाद हमारे पास अब जो टॉप की वैल्यू आ गई वो आ गई है बी। तो इस तरह बी को हम डिनोट कर रहे हैं अपने फ्रंट पॉइंटर के साथ कि ये हमारा अब नया फ्रंट आ गया। इसी तरह कि मैं आपको लेट्स सपोज इस तरह समझा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले डी है तो मैंने डी को रख दिया। देन मेरे पास यहाँ पर सी है तो मैंने सी को रख दिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बी है तो मैंने बी को रख दिया। देन उसके पास मेरे पास यहाँ पर ए आया था तो मैंने ए को रख दिया, लेट्स सपोज। अच्छा, अब मैंने ए को करना था क्योंकि ए मेरे फ्रंट पर पड़ा, तो मैं यहाँ पर ए को रिमूव करूंगा। तो उसके बाद मेरे पास अब फ्रंट पर क्या पड़ा है, मेरे पास फ्रंट पर मेरे पास पड़ा है बी। तो अब जो मेरा बी है वो मेरा नया जो है वो फ्रंट पर वैल्यू, जो मेरी फ्रंट पर जो नई वैल्यू पड़ी वो क्या पड़ी है, वो पड़ी है बी। तो इसी तरह अगर मैं बी को करूंगा तो मेरे पास सी आ जाएगा, सी को करूंगा तो मेरे पास डी आ जाएगा। तो ये मेरे पास इस तरह ये चलता रहेगा ऑपरेशन, कि मैं वैल्यू को पॉप कर दूंगा तो मेरे पास फर्स्ट पर जो कौन सी भी कोई वैल्यू पड़ी है, देन उसके पास मेरे पास जो भी नई वैल्यू पड़ी होगी मैं उसको ले लूंगा, बी को ले लूंगा, सी को ले लूंगा, डी को ले लूंगा, मेरे पास जो भी कोई वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप पूछ ले। ये सर क्लियर है यहाँ पे। और ऐसो किसी के अगर माइंड में हो कि क्यू को हम यूज़ कहाँ करते हैं, किसी के माइंड में कोई एग्जांपल आ रही हो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर या कहीं भी, एनीवन? अच्छा, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल ये आती है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप सो के सामने पड़ा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास सीपीयू स्केजुलिंग आती है, यानी हमारे पास जो सीपीयू है वो टास्क है उसको किस तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे पास सीपीयू के पास मल्टीपल टास्क टास्क आते हैं एट अ टाइम। तो वो इसको कैसे एक्सेस करता है, सीपीयू ने किस तरह डिसाइड करना है कि कौन सा टास्क हमने पहले करना है कौन सा बाद में करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्यू होती है एक। उस क्यू के अंदर वो टास्क पड़े होते हैं ईच टाइम के। अच्छा, सबसे पहले जो सा टास्क है वो यहाँ पर पड़ा है, देन यहाँ पर पड़ा है, जो भी है टास्क पड़ा है हमारे पास, मैं उसको वैल्यू के साथ डिनोट कर रहा हूँ। तो वो टास्क हमेशा क्यू के अंदर जाता है, तो फिर सीपीयू जो है वो उस क्यू के अंदर जाकर उसको गेट करता है कि अच्छा अब क्यू के ऊपर क्यू में कौन सा टास्क पड़ा है जिसको मैं अब परफॉर्म करना है। तो सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो उसके अंदर हम इसको क्यू को यूज़ करते हैं। सेकंड, उसके अंदर हम प्रायोरिटी क्यू को भी यूज़ करते हैं कि वो उसकी वैल्यू के बेस के ऊपर
जो हमारा सीपीयू है हमारे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, किस टास्क को कब परफॉर्म करना है वो उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर उसको चेक करता है। कि अगर एक टास्क का लेट्स सपोज उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है और दूसरे के लेट्स सपोज उसकी वैल्यू आ रही है 11, और दूसरा टास्क है उसकी वैल्यू आ रही है 7, तो सीपीयू उसको अगर प्रायोरिटी की बेस पर चेक करेगा तो सबसे पहले वो 11 को पिक करेगा, क्योंकि 11 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले सीपीयू जाकर इस प्रोसेस को गेट करेगा कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, पहले इस प्रोसेस को गेट करते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं। इसमें हमारे पास दो तीन एल्गोरिदम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। वो एक तो होता है हमारे पास राउंड रॉबिन, आई होप सो कि आपने पढ़ा हो या शायद फेमिलियर हो उसके नाम के साथ। हमारे पास राउंड रॉबिन होता है और एक शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट आता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, इसके अंदर हम इसको ही यूज़ करते हैं, क्यू को यूज़ करते हैं, हम टाइम को यूज़ करते हैं सीपीयू को ये बताने के लिए कि अच्छा आपने कब किस टाइम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो इसी तरह क्यू के अंदर हम अपने ऑपरेशंस को डालते रहते हैं, अपने प्रोसेस को डालते रहते हैं कि अच्छा अब इस प्रोसेस को करना है, इसके बाद सीपीयू ने अब इसको करना है। अगर पीरियोडिक की बेस पर करना है तो हमने उसकी वैल्यू की बेस पर करना है कि उसका जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको करना है। या हम टाइम स्पैन पर करते हैं। एक और चीज़ होती है कि हम उसको यूज़ करते हैं टाइम स्पैन के ऊपर। टाइम स्पैन का ये होता है कि मेरे पास लेट्स सपोज कि मेरा जो सबसे पहला मेरे पास जो क्यू के अंदर यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑपरेशन पड़े हैं लेट्स सपोज, उनकी कुछ भी वैल्यू है और उनको हम टाइम फ्रेम होते हैं, हम उसको उनको टाइम अलाउट करते हैं कि अच्छा जो मेरा पहला ऑपरेशन है ये मेरा लेट्स सपोज 2 सेकंड में कंप्लीट होगा, अगला जो है वो मेरा 1 सेकंड में होगा, अगला जो है वो मेरा 3 सेकंड में होगा, और ये वाला जो लेट्स सपोज मेरा 5 सेकंड में होगा। तो सीपीयू उसको कैसे गेट करेगा? अगर हम उसको टाइम की बेस पर करते हैं तो टाइम की बेस पर अगर हम करें तो उसको गेट करेगा कि सबसे कम टाइम कौन लेगा। जो सबसे कम टाइम जो है वो ये लेगा, ये वाला टास्क, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1, ये 1 सेकंड में टास्क कंप्लीट करके दे देगा। तो अगर हम इसके टाइम के डिपेंड करें तो सबसे पहले उसको फिर 1 पिक करना चाहिए। वो उसको 1 को पिक करेगा सीपीयू, इस प्रोसेस को करेगा, देन फिर 2 को करेगा, देन 3 को, देन 5 को। तो इस तरह हम क्यू को यूज़ करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू स्केजुलिंग को यूज़ करने के लिए कि क्यू के अंदर कौन सा प्रोसेस पड़ा है, अब उसको कितने टाइम तक करना है प्रोसेस, उसकी वैल्यू की बेस पर करना है, उसकी पीओटी की बेस पर करना है, टाइम की बेस पर करना है। तो हमारा जो सीपीयू है वो इसमें क्यू के अंदर जाकर अपने जो टास्क है उसको गेट करता है परफॉर्म करने के लिए। तो इस क्यू को हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। और सेकंड अगर मैं इसकी एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही थी वो, अगर देखें तो आप कॉल सेंटर है, तो कॉल सेंटर में हमारे पास कॉल सेंटर में जो बैठे हैं उसको मल्टीपल कॉल्स आती हैं एवरी टाइम। तो वो सबसे पहले क्यू के अंदर ही होते हैं कि सबसे पहले जो पहली कॉल आई बोले उसको गेट करते हैं, उसको आंसर करते हैं, देन फिर अगले पर्सन को आंसर करते हैं, देन उसके बाद अगले पर्सन को आंसर करते हैं। तो इस तरह वो एक क्यू के अंदर चल रहे होते हैं। तो ये कुछ एक दो एग्जांपल थी जो जो हम क्यू को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। तो ये सबको क्लियर है क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? यस सर। और किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले। ये सबको क्लियर है? यस सर। और ऐसा तो अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर क्यू का ही कोई। और स्क्रीन तो मेरी क्लियर है ना, आपको विजिबल है? यस सर।
अच्छा, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। उन्होंने हमें एक क्वेश्चन गिवन किया हुआ है कि हमारे पास, अच्छा, एक क्लास है जो हमारे पास, अच्छा, काउंटर के नाम पे क्लास है, ठीक है। उसमें हमारे पास दो ऑपरेशन है। एक तो सिंपली हमारे पास एक ही ऑपरेशन है परफॉर्म कर रहा है, वो है पिंग के नाम से हमारा मेथड है। वो क्या कर रहा है कि हमने ऐड कर रहा है एक न्यू रिक्वेस्ट एट अ टाइम। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने देखना है कि नंबर ऑफ डिफरेंट कॉल्स, कि हमारे पास एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ टाइम है हमारे हमें कॉल आई हैं। वो हमने काउंट करना है सिंपली, कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ कॉल्स आई हैं। तो उसके लिए हमारे पास उन्होंने हमें एक मेथड दिया हुआ है पिंग का। उसमें उसके अंदर जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब टाइम हमने कौन सा कितना उन्होंने हमें विंडो दी है। उन्होंने हमें विंडो दी है एक 3000 मिली सेकेंड की, कि ईच टाइम, अब इस 3000 मिली सेकेंड यानी 3 सेकंड के अंदर हमारे पास जितनी भी कॉल्स आ रही होगी हमने उनको काउंट करना है। हर दफ़ा हर टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास टाइम फ्रेम है उन्होंने हमें ये गिवन किया है 3000। तो हमने अपने उस टाइम पीरियड के अंदर चेक करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉल आई हैं। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे पहले जो आई है वो आई है 1 के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पर रेंज मेरे पास यहाँ पर गिवन है। तो टाइम सपोज कि मेरे पास यहाँ पर T-3000 है, कि मैंने अपनी 3000 रेंज के अंदर चेक करना है। तो टाइम मेरे पास यहाँ पर 1 है। तो मैं अगर 1 - 3000 करूँ तो मेरे पास -999 आ जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास रेंज है, 1 से लेकर मेरे इस नेगेटिव वैल्यू तक। ये मेरी रेंज है। इस रेंज के अंदर मैं चेक करना है कि मेरे पास कितनी कॉल्स आई हैं। तो इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही कॉल है, 1 पर आई है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक आ गया 100। तो मैं अब 100 को चेक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है। तो मैं अगर अगेन इसको टी माइनस करूँ अपने इस टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि मेरे पास गिवन है 3000। तो इस 3000 में अगर मेरे पास टाइम 100 है तो 100 माइनस करूंगा मैं 3000 में से। तो मेरे पास मेरी रेंज आ जाएगी कि अच्छा, इस टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास मेरी रेंज क्या है, मैंने कितनी रेंज के अंदर रहकर चेक करना है। तो मेरे पास यहाँ पर उन्होंने गिवन की हुई है 29, 100 से लेकर 100 तक मेरे पास जो है ये मेरी रेंज है। तो इस रेंज के अंदर मेरे पास कितने नंबर्स आते हैं। मेरे पास ये 1 भी आता है और 100 भी आता है। कि 100 के अंदर मेरे पास ये 1 भी आता है, और ये 100 जो है वो खुद इट सेल्फ ये खुद भी आता है। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं। तो मेरे पास 100 के ऊपर दो जो है, 2 टाइम्स जो मेरे पास है वो रीसेंट कॉल है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो अगला टाइम फ्रेम दिया उन्होंने मुझे दिया 3001 का। अच्छा, 3001 का टाइम फ्रेम मुझे दिया। तो इसकी अगर मैं रेंज निकालूं तो मेरे पास इसकी रेंज अगर आती है तो 3001 में से अगर मैं माइनस करूं 3000 को, तो टाइम मेरा 3001 है। इसको अगर मैं माइनस करूं 3000 से तो मेरे पास रेंज क्या आती है। मेरे पास रेंज आती है 1 से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास बची है। अच्छा, इस रेंज के अंदर मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं। इस रेंज के अंदर मेरे पास ये 1 भी आ जाता है। इस रेंज के अंदर मेरे पास 100 भी आ जाता है। और इस रेंज के अंदर मेरे पास इट सेल्फ ये खुद भी आ जाता है 3001। तो इस रेंज के अंदर इस टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास 3 दफ़ा जो है वो कॉल्स आती हैं। मेरे पास जो मेरी रीसेंट कॉल्स हैं वो 3 आ जाती हैं। इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, इस गिवन रेंज के अंदर मेरे पास 3 दफ़ा जो है वो कॉल्स आती हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास अगला टाइम फ्रेम आ गया, वो उसका क्या है 3002 आया है। तो इसका अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास इसकी रेंज आ जाती है 2 से लेकर यहाँ तक, 3002 तक इट। तो मैं देखूंगा कि अच्छा, मेरे पास 2 से लेकर 3002 तक मेरे पास कौन सी वैल्यूज आती हैं। कौन सी मेरे पास इस गिवन रेंज के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 से लेकर यहाँ तक है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से लेकर मेरे पास यहाँ तक, इस रेंज के अंदर तक मेरे पास जितनी भी वैल्यूज है वो सभी आ जाती हैं। तो इस रेंज के अंदर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अच्छा, तो 2 से लेकर मेरे पास रेंज थी 3002 तक। तो मैं अगर 2 को देखूँ तो मेरा 2 कहाँ पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रेंज के अंदर तक मेरे पास जितनी भी नंबर ऑफ कॉल्स आई हैं वो मैं देखूंगा, उसको काउंट करूंगा। तो इस रेंज के अंदर मेरे पास यहाँ भी 3 आती है, 100 आती है, 300, 3001 आती है, 3002 आती है। तो मैं इन तीनों को लूंगा और काउंट कर लूंगा, और मैं रिटर्न कर दूंगा कि अच्छा मेरे पास तो मेरी रीसेंट कॉल्स हैं इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, वो 3 कॉल्स आई हैं, 100 आई है, 3001 आई है, एंड 3002 आई है। तो इस तरह मैं अपना ईच टाइम अपनी इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि मेरा रेंज है टाइम का, उसके अंदर मैंने काउंट करना है कि कितनी नंबर ऑफ कॉल्स लाई करती हैं। जितनी आएंगी हम उसको काउंट करेंगे और रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर 1 पर हमारे पास सिर्फ एक ही थी तो हमने एक रिटर्न किया। 100 पर हमारे पास 2 आती थी तो हमने 2 को किया। इसी तरह बाकी हमारे पास जो हमने देखी तो हमारे पास 3 कॉल्स आती थी तो हमने 3 और 3 को काउंट किया, और उसको एंड पर उसको हमने एंड पर रिटर्न कर दिया। तो ये सबको क्लियर है क्वेश्चन कैसे? सर वो लास्ट वाले 3 जो है ना वो थोड़ा सा समझा। हाँ ठीक। अच्छा, अब मेरे पास जो मेरा टाइम आया वो गया 3002। तो टाइम में जो मेरे पास रेंज है वो मैंने निकालनी कैसे है, वो उन्होंने मुझे यहाँ पर गिवन की हुई है कि T-3000 करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया वो उन्होंने 3000 का दिया हुआ है मिली सेकेंड, यानी 3 सेकंड का दिया हुआ है। तो ईच टाइम मेरे पास जो भी कोई वैल्यू आती है, मैंने उसको रेंज निकालने के लिए मैंने उस वैल्यू को, जो मेरे पास नई वैल्यू आई है टी, उसमें से माइनस करना है मेरी इस गिवन टाइम फ्रेम में से। अब मेरे पास यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आई वो आई थी 3002। तो मैं, अगर मेरे पास टी है, वो मेरे पास है 3002। इसको मैं माइनस करूँ अपने 3000 में से, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, मेरे पास आती है 2। तो ये मुझे रेंज मिलेगी कि मेरे पास मैंने कितनी वैल्यूज को पिक करना है अपनी इस गिवन रेंज के अंदर। मैंने 2 से लेकर इटसेल्फ इसकी जो वैल्यू है यहाँ तक मैंने पिक करना है। तो ये मेरे पास एक रेंज आ गई गिवन कि अच्छा इस पोजीशन पर, इस वैल्यू के ऊपर मेरे पास कितनी रेंज आती आती है। तो मेरी 2 से लेकर यहाँ तक आती है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 पर कहाँ पर पड़ा है, 2 मेरा यहाँ पर है। तो 2 से लेकर यहाँ तक मेरे पास जितनी वैल्यूज आती हैं मैंने उन सबको पिक कर लेना है। तो यहाँ तक मेरे पास कितनी वैल्यूज आती हैं, मेरे पास आती हैं 3 वैल्यूज। तो मैंने उनको काउंट कर लिया, कि जो कि मुझे बता रहा है कि अच्छा इस टाइम फ्रेम में इस रेंज के अंदर मेरे पास 3 कॉल्स आई थी। तो इस तरह मैं ईच एंड एवरी टाइम मेरे पास जो भी टाइम आ रहा है उसको मैं माइनस करूंगा अपने इस फ्रेम के साथ, 3000 के साथ, रेंज निकालने के लिए कि अच्छा इस रेंज के अंदर मेरे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो जितनी वैल्यूज उस रेंज के अंदर लाई करती होंगी हम उनको काउंट करेंगे। और वो हमें बता रहा होगा कि अच्छा इस रेंज के अंदर हमारे पास इतनी कॉल्स आई हैं। तो इस तरह हम इसको ईच एंड एवरी टाइम चेक करेंगे और काउंट करेंगे। क्लियर है सर आपको? सर 1 का भी रिपीट कर दें। यस सर। सॉरी, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं, आपकी क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। किसी का क्वेश्चन था तो दोबारा रिपीट कर दे काइंडली। सर 1 का भी रिपीट कर दें। हाँ, मैं वन का भी कर देता हूँ। अच्छा, वन का आप देखें तो मेरे पास गिवन टाइम 1 था। अगर मैं 1 - 3000 करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, मेरे पास आती है -2 9 9 एंड 9। ये मेरे पास स्टार्टिंग रेंज आ गई।
यहाँ से लेकर इस वैल्यू से लेकर मैंने कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो मेरे पास ये रेंज आ गई कि मैंने इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जितनी भी मेरे पास वैल्यूज आती हैं वो मेरी नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो मैंने उनको काउंट करना है। तो इस रेंज में अगर देखो तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आती हैं हमारे इस गिवन इनपुट के अंदर, अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ 1 नहीं आती है, कि हमारे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 ही पड़ी है। तो इसकी वजह से 1 पर अगर देखें तो 1 पर हमारे पास क्योंकि सिर्फ 1 ही पड़ा है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही पड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक ही कॉल आई है इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसकी वजह से हमने 1 को रिटर्न किया है। उसी तरह अगर 100 को देखें, तो अगर हम 100 की रेंज निकालें तो हमारे पास यहाँ पर 2000 एंड यहाँ पर 0 और 0 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम अगेन देखें तो हमारे पास यहाँ पर रेंज क्या आती है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह आ जाएगा कि अगर हम 100 को करेंगे तो इस रेंज से लेकर हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारे पास नई रेंज आ गई है 100 के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम 100 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास अब कितनी वैल्यूज आती हैं इसमें, हमारे पास यहाँ पर 1 भी आती है और 100 जो है वो खुद भी आता है। तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ कॉल्स आ गई, तो हमने 2 को काउंट काउंट किया और उसको रिटर्न कर दिया कि अच्छा इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास 2 नंबर ऑफ कॉल्स आई थी। चलिए सर आपको Yes, sir. Thank you. ऑर्डर सो इसको अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन सबको क्लियर है ना। तो इसको अगर हम देखें तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, किसी के माइंड में आ रहा हो अगर। एनीवन। अच्छा इस पे सिंपली अगर देखें तो हमारे पास ये आ रहा है कि हमारे पास एक लेट्स सपोज ये एरे पड़ी है और हमारे पास टाइम फ्रेम आ रहे हैं। तो अगर तो वो टाइम फ्रेम हमारी रेंज के अंदर लाई करता है तो हम उसको काउंट कर रहे हैं। अगर वो लाई नहीं कर रहा तो हम उसको काउंट नहीं करें, इसको निकाल रहे हैं सिंपली। तो हम यहाँ पर एक नई वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और फिर उसको चेक कर रहे हैं कि वो हमारी रेंज के अंदर लाई करता है कि नहीं करता। अगर तो वो रेंज के अंदर लाई करते हैं तो हम उसको रखते हैं, नहीं तो हम उसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर देखें तो हम एज अ क्यू उसको लेकर चल रहे हैं कि हम एक एंड से वैल्यू को ऐड करें। सपोज के मैं यहाँ पर 1 को ऐड किया, देन मैंने 100 को ऐड किया, देन 3001 को ऐड किया, देन 3002 को ऐड किया। अच्छा उसके बाद मैं देखूंगा कि अगर तो ऑलराइट सो तो हम फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर।